नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवल स्टोरीज ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी हैरी पॉटर सीरीज़ के 7वें अध्याय को, जिसका नाम है बोलती टोपी। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सुना कि हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से ट्रेन में यात्रा करके हॉगवर्ट्स आ चुका था और वह बड़े हॉल के सामने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ खड़ा था। अब आगे दरवाज़ा एकदम खुल गया। वहाँ काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार यह आया कि उनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैगोनिगल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर इसमें समा सकता था। ग्रिंगॉट की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर के मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने थी। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैगोनिगल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। पर प्रोफेसर मैगोनिगल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गई, बल्कि उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सटकर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। आमतौर पर वे इतने आसपास खड़े नहीं होते थे जितने पास वे इस समय खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। सत्र की शुरुआती दावत जल्द ही शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठे, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स में आपका परिवार होगा। आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपना खाली समय बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल है, जिनके नाम हैं गरुड़द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। हर हाउस का अपना एक शानदार इतिहास है और हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियाँ हुए हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज़्यादा पॉइंट पाने वाला हाउस कप जीतेगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे आशा है कि आप जिस भी हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चौके पर रुकी, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था, और फिर रॉन के ऊपर, जिसकी नाक पर मैल लगा था। हैरी घबराकर अपने बाल संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। कृपया शांति से इंतजार करें। वे कमरे से चली गई। हैरी ने थूक निकला। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होगा। फ्रेड ने कहा था कि इसमें बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है वह मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक रह गया। इम्तिहान, और वह भी पूरे स्कूल के सामने? परंतु उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे न जाने क्या करके दिखाना होगा। उसने अपने चारों तरफ देखा कि सभी लोग चिंता से परेशान थे। कोई भी ज़्यादा नहीं बोल रहा था सिवाय हरमाइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि न जाने उसे कौन सा इंतजाम देना पड़ेगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान न जाए। वह कभी इतना ज़्यादा नहीं घबराया था, कभी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वॉर्नन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसने न जाने कैसे अपने टीचर के विग को नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनिगल वापस आ सकती थी और उसे दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वह हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे। क्या बेवकूफ़ी है! उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 सफ़ेद भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए। मोती की तरह सफ़ेद और कुछ हद तक पारदर्शी यह भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। वे आपस में बहस कर रहे थे। सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था, मैं तो यही कहूँगा कि माफ़ करो और भूल जाओ। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हमने पीच को वो सारे मौके नहीं दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे? वह हम सब का नाम बदनाम करता है और आप तो जानते ही हैं वह सचमुच भूत भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भूलबंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया था। किसी ने जवाब नहीं दिया। नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउसों के लिए चुना जाने वाला है। कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया।
मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनतकश में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज़ आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैगोनिगल लौट आई थी। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइन बना ले, प्रोफेसर मैगोनिगल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा, और मेरे पीछे आए। हैरी की हालत बुरी थी, उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए थे। लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा था और रोन हैरी के पीछे। वे लोग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजों से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना नहीं की थी। यहाँ हजारों मोमबत्तियां जल रही थी जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी, जहाँ बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चम्मचें, प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी जहाँ टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैगोनिगल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहाँ तक ले गई ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहें और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहें। उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीली लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी। उसने सुना हरमाइनी फुसफुसा रही थी, इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर से आसमान की तरह दिखे। हॉगवर्ट्स का इतिहास किताब में मैंने ये पढ़ा है। यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हॉल सीधे आसमान में ही खुलता हो। जब प्रोफेसर मैगोनिगल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रखी जिसकी नोक उभरी हुई थी। यह टोपी फटी थी, गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पेटूनिया आंटी ने इसे अपने घर में ही नहीं घुसने दिया होता। शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकालकर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना अब काबू से बाहर हो चुकी थी। यही हो सकता है। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसलिए वह भी उसकी तरफ घूरने लगा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर टोपी हिली, उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई जैसे यह उसका मुंह हो, और फिर टोपी ने गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन। मुझसे ज़्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी, चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या ज़मीन। चाहे तुम्हारे पास हो काले डरबी हैट या फिर टोपियाँ रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सब से मैं हूँ ज़्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझसे कुछ नहीं छुपा। बोलती टोपी सब देख सकती है, यह मान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच जान लो। तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर शेर दिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार को औरों से अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनतकश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनतकश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घात में, बशर्ते तेज हो तुम्हारा दिमाग। हाजिर जवाबी और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरह के लोग बाग। या शायद नाग शक्ति में भी जा सकते हैं, जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। ये चालाक लोग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो जरा भी, क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबल की तरफ सिर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो हमें सिर्फ टोपी पहनना है? रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा। मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा। वह कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मानकर हंसा। हाँ, टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, परंतु वह सोच रहा था कि काश वो अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे देख नहीं रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि न वो तो बहादुर है और न ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वह हाउस सही होता। प्रोफेसर मैगोनिगल हाथ में चमड़े के कागज का एक लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी। जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके, उन्होंने कहा। हैना एबॉट। गुलाबी चेहरे, लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने आ गई और फिर वह स्टूल पर बैठ गई। एक पल के बाद टोपी चिल्लाई, मेहनतकश। जब हैना दाहिनी तरफ की मेहनतकश की टेबल पर बैठने के लिए गई तो वहां तालियां और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आई। हैरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हन्ना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सूजन बोन्स। मेहनतकश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हन्ना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी ब्रूट। चील घात।
इस बार बाईं तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाज़ आई। टेरी के पास आने पर चीलघात के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। मैंडी ब्रोकलहर्स्ट भी चीलघात में गई, परंतु लेवेंडर ब्राउन पहली नई गिरफ्तार बनी और सबसे बाईं तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा। हैरी देख रहा था कि रॉन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे। मिलीसेंट प्रोस्ट्रॉड पहली नागशक्ति बनी। शायद नागशक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से यह हैरी की कल्पना हो, परंतु उसे मन में यह विचार आया कि नागशक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे याद था कि उसे पुराने स्कूल में खेल कूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वह अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने यह नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे। जस्टिन फिंच फ्लेंची मेहनत कश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है, परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती थी। सीमस फिनिगन, जो लाइन में हैरी जी के आगे खड़ा था, रेत जैसे भूरे बालों वाला एक लड़का था, स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुड़द्वार के लिए चुन लिया। हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी लगभग दौड़ते हुए स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़द्वार, टोपी चिल्लाई। रॉन के मुंह से आ निकल गई। हैरी के मन में एक भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे चुना न जाए? क्या होगा अगर वह टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैगोनिगल उसके सिर से टोपी हटाकर कहें कि कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए। जब मेंढक घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्गबॉटम का नाम लिया गया तो वह स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। जब वह आखिरकार चिल्लाई गरुड़द्वार, तो नेविल इसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा और फिर हंसी के फव्वारे के बीच में वापस लौटा और उसने टोपी मैडम मैगोनिगल को दे दी। जब मैल्फॉय का नाम पुकारा गया तो वह करते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसे सिर को बस छुआ ही था कि वह चीख पड़ी, नागशक्ति। मैल्फॉय अपने दोस्त क्रैब और गाइल के पास बैठने चला गया। वह बहुत खुश दिख रहा था। अब ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। मून, नॉट, पर्किंस, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एंड पर्क्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। क्या कहा? पॉटर, हैरी पॉटर। हैरी ने टोपी अपनी आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वह यह था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। अगले पल वह टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वह इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी आवाज आई, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काफ़ी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में। हे भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। ये बहुत दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ रखूँ? हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा, नागशक्ति नहीं, नागशक्ति नहीं, नागशक्ति नहीं। धीमी आवाज ने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नागशक्ति महान बनने के लिए तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोला था। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नागशक्ति में न जाने पर उसे इतनी ज़्यादा राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसे चुने जाने पर सबसे ज़्यादा तालियां बज रही थी। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी के सामने और हैरी से हाथ मिलाया, जबकि वीजली बंधु चिल्लाए, हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस गुलूबंद पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वह पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बाँह तपतपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वह ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब काले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी जवाब में मुस्कुराया और वहाँ ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वह ट्रेन में चॉकलेट के मेंढक वाले कार्ड में उनकी फ़ोटो देख चुका था। डम्बलडोर के चांदी जैसे भूरे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज़ थे जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्विरिल यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिनसे वह रिश्ती कढ़ाई में मिल चुका था। बड़ी बैंगनी पगड़ी में वो बहुत अजीब दिख रहे थे और अब चुने जाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। लीरा टर्पिन चीलघात में गई और फिर रॉन की बारी आई। रॉन का चेहरा पीला और हरा हो चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़द्वार। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी पे धम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाई। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी वीजली ने बड़प्पन से कहा।
फिर ब्लेजी जेबिनी को नाक शक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई। हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा। अब उसे जाकर ध्यान आया कि वह कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू के पेस्ट्री खाए हुए उसे सदियों बीत चुकी थी। तभी एल्बस डम्बलडोर खड़े हुए वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें चौड़ी खुली थी, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। स्वागत है, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावा शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, और ये रहे वे शब्द: उल्लू, चर्बी, चुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाई। हैरी को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़े से पागल हैं? हैरी ने पर्सी से दुविधा में पूछा। पागल? पर्सी ने गर्व से कहा। वे जीनियस हैं, दुनिया के बेहतरीन जादूगर। पर हाँ, वे थोड़े किसके हुए जरूर हैं। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें भोजन से भरी हुई थी। उसने अपनी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप्स, लैम चॉप्स, कबाब, बेकन और स्टीक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, यॉर्कशायर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, परंतु उसे उसकी पसंद का खाना भी नहीं मिलता था। हैरी को जो चीज़ सचमुच चाहिए होती थी उसे डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वह बीमार ही क्यों ना पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली और वह खाने पर टूट पड़ा। सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट थी। देखकर अच्छा लगता है, गुलूबंद पहने बूट ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपना स्टिक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 4 सालों से कुछ नहीं खाया है, बूट ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे इसकी कमियां करती है। मुझे नहीं लगता मैंने अपना परिचय दिया है। सर निकोलस डे, मिम्सी पॉटिगन, गरुड़द्वार टावर का भूत। मैं जानता हूँ आप कौन हैं, रॉन ने अचानक से कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप लगभग सिरकटे निक हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे निकोलस डे मिम्सी के नाम से बुलाओ, भूत ने थोड़ा तनकर कहा, परंतु रेत जैसे बालों वाला सीमस फिनिगन बीच में बोल पड़ा। लगभग सिरकटे? कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यह चर्चा पसंद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सीमस फिनिगन को दिखाते हुए कहा, इस तरह, उसने चिढ़ते हुए कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटका दिया। उसका पूरा सर गर्दन के पास लटक गया और कंधों पर गिर गया, मानो यह किसी कब्जे पर झूल गया हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की, परंतु उससे यह काम ठीक तरीके से नहीं कर पाया। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिर कटे निक ने खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गरुड़द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने के लिए तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति लगातार 6 साल से कब जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। वह नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। वहां पर एक भयानक भूत बैठा था, जिसकी घूरती आंखें भावहीन थी, चेहरा दुबला और कपड़े चांदी जैसे खून के रंगे हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वह भूत मैल्फॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस समय बैठक व्यवस्था से खास कुछ नहीं था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सीमस ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी नहीं पूछा उससे, लगभग सिर कटे निक ने नजाकत से कहा। जब सबने भरपेट भोजन खा लिया तो बचा हुआ खान की प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले की तरह चमकने लगी। एक पल बाद पुडिंग सामने आ गई। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूदा थी। एप्पल पाई, ट्रिकल पेस्ट्री, चॉकलेट एप्लेयर्स, जेम डोनट, स्पंज केक, स्ट्रॉबेरी, जेली, राइस पुडिंग। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ, सीमस ने कहा। मेरे डैडी मगलू है और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपनी जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। यह सुनकर उनके तो होश उड़ गए थे। बाकी लोग हंसे। और तुम नेविल? रॉन ने कहा। मुझे मेरी दादी ने पाला है और फिर जादूगरनी है, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता है कि मैं शुरू से ही मगलू था। एल की दादाजी मुझे हमेशा अवसदान पाने की कोशिश करते रहते थे ताकि मुझे जादू का कोई सबूत हासिल कर ले। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैकपूल पायर के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक कि मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल की दादाजी चाय पर घर आए और उन्होंने मुझे मेरे पैर पकड़कर ऊपर वाली खिड़की से लटका दिया। तभी ये निडी दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया। ध्यान बढ़ जाने के कारण एल की दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछलकर नीचे गया और पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि वह रोने लगी। जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितना जादू नहीं होगा। एल की दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी की दूसरी तरफ पर्सी और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। हैरी के शरीर में अब पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी। उसे नींद आ रही थी। एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा।
हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल प्रोफेसर डम्बलडोर से बात कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरल एक टीचर से बात कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी और चमड़ी पीली थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाली टीचर ने क्विरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना हाथ सिर पर रखकर ठोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया उस तरह अचानक चला गया। परंतु टीचर की नज़रों में हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। यह एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर क्विरल से बात करने वाली टीचर कौन है? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले से ही जानते हो? कोई हैरानी नहीं क्विरल इतने घबराए हुए हैं क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, परंतु यह विषय वे पढ़ाना नहीं चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और फिर अंत में पुडिंग भी गायब हो गई। प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, तो जब हमने सबने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। साल के शुरू होने में पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे ये ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी भी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डम्बलडोर की चमकती आंखें वीजली बंदूकों की दिशा में मुड़ गई। हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझसे कहा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच गलियों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वह मैडम हुथ से संपर्क करें। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वह उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं हैं? उसने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डम्बलडोर को घूरते हुए कहा। यह अजीब है क्योंकि आमतौर पर वे हमें कारण बताते हैं कहीं पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर है। मुझे लगता है कि कम से कम हम प्रीफेक्ट को तो कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे, डम्बलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहट थोड़ी सिमट गई थी। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वह इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हों। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन लें, डम्बलडोर ने कहा, और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में ये सब गूंज उठे। हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स हॉगवर्टी हॉगवर्ट्स, हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके, चाहे हम बूढ़े और गंजे हो या छिले घुटने वाले लड़के, हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और है मधुमक्खियाँ तथा कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक चीजें, याद दिलाओ जो हमें है भूल चुके, अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक हमारा दिमाग ना पक जाए। हर एक ने यह गीत अलग अलग समय पर ख़त्म किया। अंत में केवल वीजली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइन का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाई और डम्बलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आह, संगीत, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यहाँ जो जादू करते हैं ये उससे भी बड़ा जादू है। और अब सोने का समय, आप सब लोग यहाँ से चल दीजिए। गरुड़द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करते भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल से बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और उसने ज़्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे देखकर हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों में लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजे तक ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जमाई लेते हुए अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियाँ थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हैरी सोच रहा था कि उसे अभी कितनी दूर और जाना पड़ेगा कि तभी वह अचानक रुक गए। छड़ियों का गट्टर बीच हवा में उसके सामने तैरता रहा और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्टर छड़ियों को एक एक करके उसकी तरफ फेंकने लगा। प्लीज है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसाकर बताया। एक भूत, उसने ऊंची आवाज में कहा। प्लीज सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो मैं खूनी नवाब को बुलाऊं?
फटाक जैसी आवाज़ हुई और कुटिल काली आंखें तथा चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों का गट्टर पकड़े था। उसने बुरी सी खिलखिलाहट से याद कहा, फर्स्ट ईयर के बच्चे, ली कितने मजेदार बात है। वह अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपना सिर झुका लिया। दूर हटो पीयूष, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा, मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीयूष ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गायब हो गया, परंतु जाते जाते वह छड़ियों को नेविल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते वह सजावटी जेर बख्तरों से टकराता हुआ गया। जब वे लोग दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीयूष से बचकर रहना पड़ेगा। खूनी नवाब ही है जो उसे काबू में रख सकता है। वह हमेशा प्रीफेक्ट तक ही नहीं सुनता। लो हम आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक मोटी जादूगरनी की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड, उसने पूछा। कैपट ड्रोकेनेस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसमें घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। तब उन लोगों ने खुद को गुरुद्वार के हॉल में पाया और यह गद्देदार कुर्सियों से भरा एक शानदार कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सरपीली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टावर में पहुंच चुके थे। आखिरकार उन्हें अपना बिस्तर मिल गया था। 5 पलंग लगे थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनकी संदूक पहले ही आ चुके थे और वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल नहीं उठता था। उन्होंने अपना पैजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रॉन ने पर्दे के पीछे से हैरी को बुदबुदाकर कहा। दूर हटो स्कैबर, वह मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसे ट्रिकल पेस्ट्री खाई, परंतु इससे पहले वह पूछ पाता हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था क्योंकि उसे एक अजीब सपना दिखा। वह प्रोफेसर क्विरल की पगड़ी पहने था जो उससे बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नागशक्ति में जाना पड़ेगा क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वह नागशक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उसे उतारकर फेंकने की कोशिश की, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई जिससे उसे दर्द होने लगा। फिर उसे मैल्फॉय दिखा जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैल्फॉय मुड़ी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया जिसकी ऊंची हंसी और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और वह फिर से सो गया। जब वह अगले दिन जागा तो वह इस सपने को पूरी तरह भूल चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और पुरानी कहानियाँ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।